हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, हम फिजिकल केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा और आपने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्विक रिवीजन, और इस सीरीज़ में हम सबसे पहले उठाएंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले चैप्टर से इंटरकनेक्टेड भी है। इस क्विक रिवीजन में मैंने 2008 से लेकर 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला सेक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको समझाने के लिए मैंने 2 फेज़ में इस लेक्चर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहले फेज़ में हम डिस्कशन करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शंस का, और दूसरे फेज़ में हम कुछ कन्वर्जन्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर उन कन्वर्जन्स में कवर कर लिया जाए। ओके गाइज, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है उसका एक आप आइडिया ले लीजिए। R से X जुड़ रहा है। X इस चैप्टर के हिसाब से Cl, Br, I हो सकता है, F भी हो सकता है। साथ में आपने किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक किया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, तो इसके साथ OH आके जुड़ गया और X बाहर चला गया, राइट। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए और इसने इस पर अटैक कर दिया। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ज़्यादा डिटेल तो यहाँ देने की जरूरत है नहीं, सीधा आप समझिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो आपके हाइलाइट से X का हट जाना और किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर लेना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। अभी जो सब्स्टिट्यूशन होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है SN1 और एक होता है SN2। आपसे जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो ये आता है कि SN1 के या SN2 मैकेनिज्म के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी के ऑर्डर से अरेंज कीजिए। किसको? हलाइड्स को। कौन से हलाइड्स को? प्राइमरी, सेकेंडरी हलाइड्स को या सब्स्टिट्यूटेड हलाइड्स को। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले एक आइडिया रखिए, तो SN1 और SN2, कभी भी SN1 आ जाए तो फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछी जाए तो हमेशा सबसे तेज टर्शरी हलाइड, उससे धीरे सेकेंडरी और सबसे धीरे प्राइमरी रिएक्ट करते हैं इसके टुवर्ड्स। SN2 की बात हो तो सबसे तेज प्राइमरी हलाइड्स रिएक्ट करेंगे, उससे धीरे सेकेंडरी और सबसे धीरे टर्शरी रिएक्ट करते हैं। नाउ रिएक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है SN1 मैकेनिज्म में? तो वो यहाँ पे डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। और यहाँ पे किस पे डिपेंड करती है? यहाँ पे डिपेंड करती है स्टेरिक हिंडरेंस पे। लेकिन हम SN2 पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे SN2 को पढ़े बिना ही हम SN1 के थ्रू भी SN2 के आंसर्स निकाल लेंगे। वो मैं अभी आपको बता दूंगा। देखें, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे सारा खेल टिका हुआ है SN1 के लिए, और SN2 स्टेरिक हिंड्रेंस। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर स्टीरियो केमिस्ट्री भी साथ साथ चल रही हो, मतलब कि ऐसा हलाइड आपने ले रखा हो जो ऑप्टिकली एक्टिव हो या जिसमें कायरल सेंटर हो। आप ऐसा ध्यान रखिए, कायरल सेंटर। अब कायरल सेंटर क्या होता है? ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक ऐसा कार्बन हो जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो। इस चैप्टर से कायरल कार्बन्स पे या स्टीरियो केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, जितने आए हैं या आ सकते हैं वो मैं अभी आपको कनेक्ट कर देता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे ये कार्बन है, इसके इधर CH3 हो, इसके इधर CH2 CH3 हो, इसके इधर Cl हो और इधर एक H लगा हो। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक कायरल सेंटर हो गया, कायरल कार्बन हो गया, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड है। तो अगर ऐसे कार्बन्स के बारे में आप बात कर रहे हो या ऐसे हलाइड्स के बारे में आप बात कर रहे हो और ये मैकेनिज्म अगर आप पढ़ रहे हो, तो ध्यान रहे SN1 मैकेनिज्म जब भी होगा तो हमेशा रेसिमिक मिक्सचर बनेंगे। रेसिमिक मिक्सचर मतलब इसमें D फॉर्म भी होगी और L फॉर्म भी होगी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी 50% होगा और लेबोरोटेटरी भी 50% होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इतनी डिटेल में ना जाए बिना बस आप ध्यान रखिए कि इसमें अगर स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक रेसिमिक मिक्सचर होगा। और अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट होंगे। इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, कि यहाँ पे इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन हुआ है, और यहाँ पे आप बोल सकते हो 50% रिटेंशन हुआ है और 50% इन्वर्जन हुआ है। और जब 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन होता है तो इन दोनों को मिला देने से जो मिक्सचर बनता है वो रेसिमिक मिक्सचर होता है। और ध्यान रहे, रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ये बात हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इसके अंदर 50% लाइट को राइट हैंड साइड रोटेट करने वाला है, 50% लेफ्ट हैंड साइड रोटेट करने वाला है, इसलिए नेट रोटेशन 0 हो जाता है। इधर अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमने बोला ऑप्टिकली इनएक्टिव, जबकि हम यहाँ पे बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें समझनी है तो मैंने YouTube पर ही इस चैप्टर के सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आप वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे एक एक चीज़ को मैंने डिटेल में समझा रखा है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, टाइम की लिमिटेशन है, इसलिए हम केवल उस तरीके से देखेंगे जिससे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। तो ध्यान रहे, SN1 के लिए ये बातें ध्यान रखिए, SN2 के लिए ये बातें ध्यान रखिए। अब इन बातों को मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए,
कुछ केसेस लेंगे हम, उन केसेस से आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो हम लेते हैं केस फर्स्ट, 5 केसेस पे हम इसको पूरा कर देंगे। केस फर्स्ट, कभी भी आपको क्वेश्चंस में ऐसा लिखा है कि हाइड्रोलिसिस किस हैलाइड का तेज होगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, पास्ट ईयर्स में बहुत बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, आपसे पूछा जाता है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो आप ध्यान रहे इसका जवाब आपको SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से ही देना है। तो आंसर किसके थ्रू देना है? आंसर SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से देना है। और SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से वहां पे अगर कोई टर्शरी हैलाइड लिखा हुआ है तो सबसे तेज रिएक्ट करेगा, उससे धीरे सेकेंडरी रिएक्ट करेगा और उससे धीरे प्राइमरी रिएक्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस का मतलब है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमेशा SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। आप तो बस ध्यान रखिए हाइड्रोलिसिस की बात हो तो टर्शरी सबसे तेज, उससे धीरे सेकेंडरी और सबसे धीरे प्राइमरी। फाइन। केस 1, केस 2, केस 2 की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक काम करते हैं, हम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के 4 आइसोमर्स बनाते हैं, ठीक है, और फिर उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए जैसे कि मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस स्ट्रक्चर्स लिख रहा हूं, CH3 CH2 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 Br। आप नोटिस कीजिए जरा, 1 2 3 4 5 कार्बन है और एक Br है। फाइन। अगर मैं इसमें और इसमें कंपैरिजन करवाऊं, CH3 CH2 CH2 CH Br CH3, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए जरा SN1 मैकेनिज्म के टुवर्ड्स किसकी रिएक्टिविटी तेज होगी, तो आपको बस पहला एक काम ये करना है कि Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसकी डिग्री पता कीजिए। Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ रहा है तो इसकी डिग्री 1 है। Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो इसकी डिग्री 2 है। बस ध्यान रहे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, SN1 और SN2। मैं तो कहता हूं SN1 से आंसर निकालिए, और SN1 से कौन तेज जाएगा? 2 डिग्री जाएगा। तो अगर SN1 से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता तो मैं कहता कि ये तेज जाएगा, और यही क्वेश्चन अगर हमसे SN2 के लिए पूछ लिया जाता तो SN2 के लिए पूछ लिया जाता तो फिर मैं इस आंसर को उल्टा कर देता, तो SN2 से ये तेज जाता। बस आप ये ध्यान रखिए, हमेशा SN1 से आंसर निकालिए। 1 से पूछा तो ठीक, और 2 से पूछते हैं तो अपने आंसर को पलट दीजिए। तो ये हमने आंसर पलट दिया। फाइन। तो आई होप यहाँ पे आपको बात समझ में आई होगी। और अगर हम SN2 की बात करें और यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक टर्शरी भी बना सकता हूँ। यहाँ देखिए जरा, CH3 C CH3 CH2 CH3 और Br। अगर आप इसे ढंग से देखें तो इस कार्बन की डिग्री 3 है, क्योंकि Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है बस वो ही फोकस करना है, उसी पे फोकस करना है, वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है। दैट्स ऑल। तो ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अब मैं वापस आपसे कहूं कि मुझे तो SN1 से चाहिए, तो SN1 से टर्शरी सबसे तेज रिएक्ट करता है, तो ये सबसे तेज रिएक्ट करेगा, ये उससे धीरे और ये सबसे धीरे, क्योंकि प्राइमरी है, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी है। नीचे लिखना कभी ना भूलें, SN1 मैकेनिज्म, और 2 बोला जाता तो आंसर को पलट देते। बस एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, एग्जाम में जनरली आंसर गलत करवाने के लिए वो ये कह देते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ढंग से देख लीजिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग मतलब इससे ज्यादा ये है और इससे ज्यादा ये है। सेम आंसर को मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकता था, तो मैं पहले इसको लिखता, फिर इसको लिखता, फिर इसको लिखता, लाइक दिस। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको A मान लूं, इसको B मान लूं और इसको C मान लूं। करेक्ट। अब मैं अगर ऐसे लिख दूं, C यहाँ पे ज्यादा है, ऑब्वियसली C ज्यादा ही है, उससे कम B है और उससे कम A है। आप ऊपर देख सकते हैं बातें सेम है, A सबसे कम है, सबसे कम है, C सबसे ज्यादा है, C सबसे ज्यादा है, तो सेम आंसर है। लेकिन ये ऑर्डर हो गया कैसा ऑर्डर? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये घटता हुआ ऑर्डर हो गया, और ऊपर जो ऑर्डर आपको मिल रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब चीज सेम है, आंसर भी सेम है, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि क्या पूछा जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है या इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है। और ये वाला जो ऑर्डर है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आई होप ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन बात इतनी आसान नहीं है, इसमें केसेस और भी हैं। तो देखिए अब हम एक अपर लेवल के केस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। यहां देखिए इसी सेट में हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं कुछ कंपाउंड्स बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक हम बना रहे हैं CH3 CH2 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 Br, जो कि ऊपर भी बना हुआ है, 5 कार्बन का है। दूसरा देखिए जरा, और आप इनमें मेरे साथ साथ डिग्री सोचते जाइए कि क्या डिग्री हो सकती है। CH2 CH2, एक ये लगा दिया, और हम अब एक इस जगह पर CH और यहां पे Br, सॉरी यहां पे भी हम CH3 लगा देते हैं। ये लीजिए, तो यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। इसको फोकस करें, इसमें डिग्री निकालिए कि किस डिग्री का हालाइड है। हम दूसरा बना लेते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 Br। आप इस पर भी फोकस कर सकते हैं कि ये कौन सी डिग्री का है। तो एक बार बताएं जरा कौन सी डिग्री है। तो Br जिस कार्बन जुड़ रहा है एक से ही जुड़ रहा है, 1 डिग्री, अगेन 1 डिग्री,
बी आर जिस कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है, अगेन 1 डिग्री। अब प्रॉब्लम क्या आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई कि आपने तो कहा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में टर्शरी सबसे तेज रिएक्ट करता है SN1 के टुवर्ड्स। अब यहाँ पे तो सबकी डिग्री बदल गई, अब ये सब डिग्री बदल गई, तो अब कैसे जवाब दिया जाए? एक और क्वेश्चन यहीं पे मैं बना लेता हूँ, फिर बात करेंगे। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और सेट कर लेते हैं। CH3 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 CH2 Br। नोटिस करने वाली बात क्या है? 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है और 5 कार्बन है। आप देख सकते हैं सभी के सभी में 5 कार्बन ही प्रेजेंट है, नोटिस कर सकते हैं आप, नजर आ गया होगा। ओके नाउ अब इसके यहाँ पे डिग्री देखें तो यहाँ पे भी डिग्री क्या नजर आ रही है? 1 डिग्री। आइसोमर्स ही हैं, सेम कार्बन है, सेम हाइड्रोजन है, एक ही Br है, तो तीनों आइसोमर्स हैं। अब तीनों की डिग्री देखे जाए, सेकेंडरी टर्शियरी होता तो ऊपर केस खत्म हो गया, लेकिन अब इनमें से मैं पूछूं कि SN1 से कौन तेज रिएक्ट करेगा, हम SN1 पे फोकस करेंगे। 2 पूछते हैं तो उल्टा कर देंगे। अब जब ऐसे केसेस आ जाए ना, तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स के लिए आप यूट्यूब वीडियो जाके देख सकते हैं। ट्रिक सिर्फ ये है कि आप जितने भी एक कंपाउंड में CH3 होते हैं उनको आप हाईलाइट कर लीजिए। आंसर ऐसे निकलता है कि कितने ज्यादा CH3 होते हैं और वो कितना पास होते हैं Br के। जो CH3 ग्रुप ज्यादा होंगे और Br के जितना नजदीक होंगे वो SN1 के टुवर्ड्स तेज जाएगा। बस ये दिमाग में बिठा लीजिए। कैसे? जैसे यहां पे अगर हम बात करें तो CH3 नजर आ रहा है, एक CH3 नजर आ रहा है। यहाँ पे कितने CH3 नजर आ रहे हैं? 2 CH3 नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं? 2 CH3 नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कितने नजर आ रहे हैं? 3 CH3 नजर आ रहे हैं। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा CH3 जिसमें होंगे वो SN1 के टुवर्ड्स सबसे तेजी से रिएक्शन करेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं। अब आप मुझे सोच के बताओ, प्राइमरी तो सब पर ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा? जब डिग्री सेम हो जाए। स्टार्टिंग से शुरू नहीं करना है, सबसे पहले तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी देखना है। अगर सारी डिग्री सेम आ जाती है तो फिर ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आप ये देखेंगे एल्किल ग्रुप्स, तो एल्किल ग्रुप सबसे ज्यादा कहां नजर आ रहे हैं? यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स देखना है, तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स यहाँ सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब डी की जो रिएक्टिविटी होगी किसके टुवर्ड्स? वो SN1 रिएक्शन के टुवर्ड्स सबसे तेज होगा। 3 हो गए। अब 2 वाले देखिए, यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है। अब 2 वाले 2 आ गए। अब जब 2 वाले 2 हो गए तो अभी देखिए CH3 हैलाइड के ज्यादा नजदीक किस केस में है? यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे है और यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे है। तो जो ज्यादा नजदीक होता है कंपैरेटिवली वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो D से कम C, अब तो फिर B ही आएगा और फिर एक CH3 वाला A हो जाएगा। ये आपको SN1 का कौन सा ऑर्डर मिला? ये आपको मिला डिक्रीजिंग ऑर्डर। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और ये क्वेश्चन मैंने आपसे कह दिया होता कि नहीं मुझे तो SN2 के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको उल्टा कर देते। D सबसे ज्यादा है, मैकेनिज्म बदल रहे हैं आप, ठीक है ना? SN1 से SN2 पे जा रहे हैं, तो SN2 पे जैसे ही आप आएंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो उल्टे में आप क्या बोलेंगे? D जो कि सबसे ज्यादा था वो सबसे कम, उससे ज्यादा C, उससे ज्यादा B और उससे ज्यादा A हो जाएगा। लेकिन A सबसे ज्यादा मैकेनिज्म कौन सा होगा तब? SN2 जब होगा। लेकिन ये ऑर्डर कैसा मिल गया? ये ऑर्डर आपको इंक्रीजिंग मिल गया। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव दोनों में, लेकिन आप बोर्ड्स के क्वेश्चन इस तरीके से बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ऑर्डर तो मिल ही गया है आपको। अब सेम ऑर्डर मैं बोलता हूँ कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया है, यही आंसर मुझे चाहिए, SN1 का ही चाहिए, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब आप समझ गए ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप कैसे लिखेंगे? सेम आंसर इंक्रीजिंग ऑर्डर में A सबसे कम है तो सबसे कम ही रखिए, उससे ज्यादा B, उससे ज्यादा C और उससे ज्यादा D। D यहाँ पे भी ज्यादा है, D यहाँ पे भी ज्यादा है, मतलब बात सही है। SN1 मैकेनिज्म से ही आंसर आ रहा है, लेकिन ऑर्डर कैसा हो गया? ऑर्डर इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं यहाँ पे, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो ध्यान रखें। नाउ आगे ये हमारा केस 2 हमने खत्म कर लिया। अब आते हैं केस 3। देखिए केस 3 में काफी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि अब जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं केस 3, इस पे क्वेश्चन SN1 SN2 पे नहीं आता। इस पे क्वेश्चन सीधा आता है कि किसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तेज होगा, क्योंकि SN1 SN2 पे दे भी देंगे तो जो एक्टिविटी का ऑर्डर SN1 से आएगा वही एक्टिविटी का ऑर्डर SN2 से आता है। इसलिए लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकैटायन पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इन केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि कार्बोकैटायन सेम बने। और इन केसेस में चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछे, चाहे SN1 पूछे, चाहे SN2 पूछे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो SN1 SN2 के लिए सेम ही आता है। एग्जाम्पल उठाते हैं, देखिएगा। केस 3 लेते हैं। केस 3 में CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। अगर मैं आपसे कहता हूं डिग्री पहचानो, तो ये तो कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि किसी से भी नहीं जुड़ रहा, ये कार्बन किसी से नहीं जुड़ रहा, तो सेम। अब ऐसे केस में कौन रिएक्ट करेगा तेज? मैं पूछूंगा सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स SN1 और SN2, कोई सा भी ले लो, क्योंकि यहां पे कुल मिलाकर बात डिपेंड करेगी कि बॉन्ड किसका जल्दी टूटता है।
ऊपर वाले केसेस में तो अलग अलग कार्बोकेटायन बन रहे थे तो उनकी स्टेबिलिटी अलग अलग हो सकती थी। यहाँ पे अगर इसको तोड़ के आप कार्बोकेटायन भी बनाओगे तो मिथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन सेम ही है। स्टेरिक हिंड्रेंस देखोगे तो वही एक कार्बन पे 3 H है, 3 H है, 3 H है, 3 H है, तो बात SN1 SN2 पे तो आती नहीं है। बात आती है बॉन्ड किसका जल्दी टूटता है। अब इन सब में से आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि साइज डिफरेंस बहुत कम है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है। यहाँ साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है कार्बन और आयोडीन में, तो बॉन्ड काफी वीक होता है, डिसोसिएशन एनर्जी काफी कम होती है और जल्दी से तोड़ा जा सकता है। और जितना जल्दी टूटकर आई अलग होगा उतना अच्छे से सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन के मामले में सबसे तेज इसका होगा, अगर SN1 पूछे तो भी और SN2 पूछे तो भी, क्योंकि दोनों ही केस में बॉन्ड के टूटने पे बात डिपेंड करेगी और बॉन्ड जिसका जल्दी टूटेगा वही रिएक्शन आगे तेजी से जाएगी। तो इस केस में SN1 पूछे तो भी सेम आंसर, 2 पूछे तो भी सेम आंसर, और सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछे तो ये नहीं सोचना कि 1 और 2 तो बोला ही नहीं, अब हम क्या लिखें। तो होशियारी में आप 1 का अलग ऑर्डर लिख के आ रहे हैं और 2 का उल्टा लिख कर आ रहे हैं, ऐसा करते हैं? नो, एक ही ऑर्डर होगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट और आ भी चुका है एग्जाम्स में। केस 3 के बाद हम बात करेंगे केस 4 की। इसमें हम नेम पे भी इंपॉर्टेंस देंगे और रिएक्शन पे भी इंपॉर्टेंस देंगे। देखिए इसमें यदि हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा विनाइल हैलाइड एंड अलाइल हैलाइड्स। तो देखें जरा, मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, Cl ले लो, Br ले लो, और एक मैं ये बनाने जा रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये जो चीज है ये कहलाती है, ये कहलाता है अलाइल क्लोराइड और ये कहलाता है विनाइल क्लोराइड। ओके, यहां पे भी बॉन्ड के टूटने पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा, SN1 SN2 सब चीज सेम ही रहने वाली है। रीजन आप देख सकते हैं, क्लोरीन पे लोन पेयर होता है। ओके, इस क्लोरीन पे लोन पेयर है, यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है, कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इस कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो इस बॉन्ड को टूटने में परेशानी होगी, और बॉन्ड को टूटने में परेशानी होगी तो सब्स्टिट्यूशन में भी परेशानी होगी, और सब्स्टिट्यूशन में परेशानी होगी तो कोई भी रिएक्शन बोली जाए, चाहे SN1 बोला जाए और SN2 बोला जाए, रिएक्टिविटी इसी की तेज रहेगी, क्योंकि इसमें इस टाइप का कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ फिर बीच में कॉन्जुगेशन टूट गया क्योंकि सिंगल बॉन्ड आ गया, जबकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन की कंडीशन यहाँ है तो रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो सकता है, बॉन्ड टूटने में परेशानी आ सकती है। दैट्स व्हाई अलाइल क्लोराइड्स ज्यादा एक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स एज कंपेयर टू द विनाइल क्लोराइड। काफी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड भी आते हैं। यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, कार्बन जब भी डबल बॉन्डेड आपको नजर आ जाए, स्पेशल केसेस होते हैं, एलिन स्पेशल केस है। आप तो बस ये ध्यान रखें कि कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ जो ये कार्बन है इसके चारों तरफ कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन से तो अभी हम ज़्यादा बात नहीं करते, बस आप ये ध्यान रखिए कि डबल बॉन्ड की वजह से इसकी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाती है। ये ग्रुप अलाइल क्लोराइड कहलाता है, ये विनाइल कहलाता है। ध्यान रहे यहाँ पे ये प्राइमरी अलाइल है क्योंकि Cl जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ रहा है, लेकिन इसके बाद स्कोप 2H हट के 2 कार्बन आने का भी है, तो एक H हटा के एक CH3 लगा दूं तो सेकेंडरी अलाइल हो जाएगा, एक H हटा के एक CH3 और लगा दूं तो टर्शरी अलाइल हो जाएगा। तो अलाइल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों हो सकते हैं, लेकिन विनाइल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं होते। विनाइल केवल एक ही टाइप का होता है जो कि आपको नजर आ रहा है। आप इस तरीके से भी विनाइल को शो कर सकते हैं और साइक्लिक फॉर्म में भी विनाइल शो किया जाता है, जैसे मैं आपको शो करता हूं, अगर यूं भी शो करें तो भी ये विनाइल है, जिस कार्बन से Cl जुड़ रहा है उसी पे डबल बॉन्ड है। और इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे आपको अलाइल शो करना चाहूँ साइक्लिक फॉर्म में तो ये लीजिए, ये Cl जिस कार्बन से जुड़ रहा है उसके बाद वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। करेक्ट, बात समझ में आ गई होगी। जबकि यहाँ पे बात करें तो Cl जिस कार्बन से जुड़ रहा है वहीं पे डबल बॉन्ड है, तो ये कंडीशन भी कौन सी है? विनाइल है। और ये कंडीशन कौन सी है? अलाइल है। ओके, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखें, मैकेनिज्म कोई भी हो, वैसे तो आपसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपसे SN1 भी बोल दिया जाए, 2 भी बोल दिया जाए, कोई भी चीज बोली जाए, आप रेट ऑफ रिएक्शन जो बताएंगे वो अलाइल की ही ज्यादा बताएंगे एज कंपेयर टू द विनाइल। डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से नहीं टूटता। नेक्स्ट लेते हैं केस 4 के बाद अब हम आ गए केस 5 पे। केस 5, अब केस 5 पे यदि हम बात करें तो ऐसे ही एक नाम और भी होता है, आपने सुना होगा फिनाइल क्लोराइड एंड बेंजाइल क्लोराइड। यहां पे देख सकते हैं आप बेंजाइल, ये देखिए बेंजीन रिंग ले लिया। बेंजाइल में हमेशा एक कार्बन लगता है और फिर हाइड्रोजन आता है, ध्यान रखिए बेंजाइल। फिनाइल अगर बोला जाता है तो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से Cl जुड़ जाता है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस वही है हाइब्रिडाइजेशन का, देख सकते हैं ये sp3 है जबकि यहाँ पे ये sp2 है। और रेजोनेंस वाली बात जैसी ऊपर काम कर रही थी वैसे यहाँ पे भी काम करेगी। यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है
और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इस बॉन्ड का टूटना बहुत मुश्किल है। इसीलिए अराइल हलाइड्स, यही अराइल हलाइड है, ठीक है, ये अर अल्काइल हलाइड है, डिफरेंस है, अर अल्काइल हलाइड, ये है अराइल हलाइड। अराइल हलाइड में रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड टूटेगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन बहुत 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 मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल कंडीशंस में होता है। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आए SN1 और SN2, हम तो सीधा सब्स्टिट्यूशन जब मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब कोई सा भी पूछ लो, SN1 और SN2, सब्स्टिट्यूशन हमेशा इसी का तेज होगा, इसका नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर वो कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस नहीं हो सकता, क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, करेक्ट, जबकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहां रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, बॉन्ड का टूटना बहुत मुश्किल है, जबकि यहां पे बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। दिस इज बेंजाइल, मैं लिख देता हूं, बेंजाइल एक कार्बन होता है, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड, एंड दिस इज फिनाइल क्लोराइड। फिनाइल क्लोराइड की कोई डिग्री नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इस कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया, दैट्स व्हाई। बेंजाइल क्लोराइड की डिग्री हो सकती है क्योंकि ये कार्बन अभी डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ रहा है और स्कोप है कि 2 हाइड्रोजन है, एक H हटा के एक CH3 लगा दूं, एल्किल ग्रुप लगा दूं, तो ये सेकेंडरी अलाइल हो जाएगा। इन 2 H को हटाकर इधर भी CH3 लगा दे और नीचे भी CH3 लगा दे, 2 H को हटाकर, तो Cl जिस कार्बन से जुड़ा होगा ऊपर भी CH3 और नीचे भी CH3, ऐसे केस में ये टर्शरी बेंजाइल क्लोराइड बन सकता है। लेकिन ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी नहीं होते, जैसे विनाइल में नहीं होते। अलाइल में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होता है और बेंजाइल में भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होता है। रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, इस वजह से सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल हो गया। ओके, आई होप आपको ये केसेस समझ में आ गए होंगे अच्छे से। नाउ अब आप उसे केस 6 मान लीजिए जो अब मैं बताने जा रहा हूं, या सिर्फ इतना सोच लीजिए कि मैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर बात करूंगा। तो अब हम इसे केस 6 में ही लिख लेते हैं, वैसे तो नहीं तो ये अलग से है। देखिए अब हम बात करते हैं केस 6 की। अभी अभी आपने ये देखा कि जो अराइल हलाइड है, खासकर क्लोरोबेंजीन, इसी में मैक्सिमम क्वेश्चन है, ये सब्स्टिट्यूशन के मामले में बहुत 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 वीक है। नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं छोड़ता है, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, रिपल्शंस काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, फिनाइल कार्बोकैटायन बनता है रिएक्शन के दौरान, तो वो हाईली अनस्टेबल होता है। ऐसे कई सारे रीजंस हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन किया तो जा सकता है। किसके टुवर्ड्स? न्यूक्लियोफाइल के टुवर्ड्स। अब आप दिमाग में रखिए कि इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल इस रिंग पे तब अटैक कर सकता है जब रिंग डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, क्योंकि रिंग पे जितनी कमी होगी रिच स्पीशीज उस पर अटैक कर सकती है, और अगर रिंग जितनी रिच होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी, तो एक रिच स्पीशीज पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो हो जाता है। तो अब मैं आपसे सब्स्टिट्यूएंट लगा के कुछ पूछूंगा। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये पूछूं कि सब्स्टिट्यूशन तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इस पर एक CH3 लगा हो और एक बार इस पर NO2 ग्रुप लगा हो, तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो किस केस में सबसे तेजी से होगा? आंसर इज उसी पे तेजी से होगा जिसपे डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। अब आप मुझे बताइए डेफिशिएंसी रिंग पे इलेक्ट्रॉन्स की कौन सबसे ज्यादा क्रिएट करेगा? NO2 का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करना, इस पे कोई इफेक्ट है नहीं, और CH3 तो प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स और रिंग में छोड़ेगा। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज, रिंग भी नेगेटिवली चार्ज, अटैक फिजिबल नहीं है या बहुत मुश्किल से होने वाला है। दैट्स वाई इसकी एक्टिविटी तो बहुत स्लो हो जाएगी। ओके, इससे बेटर ये है क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज करने वाला ग्रुप काम कर रहा है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है, और यहाँ तो शायद आपको बात ही समझ में आ गई होगी कि यहाँ तो NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो विड्रॉ करेगा, डेफिशिएंसी आएगी और इस डेफिशिएंट रिंग पर OH का अटैक तेजी से होगा। तो सब्स्टिट्यूशन की यदि बात की जाए, कौन सा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके टुवर्ड्स वैसे काफ़ी स्लो है, लेकिन कंपैरेटिवली ये इससे अच्छा है, ये इससे अच्छा है, तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि ये जो है ये तो इन सबसे अच्छा होगा, और शायद ये तो सबसे बेस्ट होगा इन सब में से, क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े रहेंगे, रिंग उतनी इलेक्ट्रॉन्स में डेफिशिएंट होगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना फिजिबल होगा। यहाँ पे 2 ग्रुप खींच रहे हैं, यहाँ एक खींच रहा है, यहाँ कोई नहीं खींच रहा, और यहाँ खींचने की बजाय रिंग को और रिच किया जा रहा है। तो ये ऑर्डर भी आप ध्यान रखिए, किसके टुवर्ड्स? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स। SN1 SN2 इनमें नहीं पूछेंगे आपसे, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा। अगर आपने ये क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ लिए और प्रैक्टिस कर लिए तो मैं आपको अश्योर करता हूँ SN1 SN2 से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा SN1 SN2 हम ओवर कर देते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें एलिमिनेशन की, तो एलिमिनेशन एक बहुत वाइड टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन भी आता है, काफी वाइड है, लेकिन बोर्ड्स में इतना कुछ नहीं है। बस आप एक चीज का ध्यान रखें, आपका काम हो जाएगा। हम बात करने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस में, और एलिमिनेशन रिएक्शन में जो रिएजेंट हम यूज करेंगे वो होगा अल्कोहलिक KOH। क्या? अल्कोहलिक KOH। इसको आप बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ देख सकते हैं, CH3 CH2
O माइनस K प्लस। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अल्कोहलिक KOH लिखा है तो भी ये आएगा, और ये लिखा है तो भी आएगा। और ये रिएजेंट जब भी लिखा है आपको हलाइड्स में एलिमिनेशन करना है बोर्ड्स के हिसाब से। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तो फिर कंपैरिजन हो जाता है। अभी तो आप ध्यान रखिए, कभी भी आपको ये रिएजेंट नजर आ जाए अल्कोहलिक KOH तो आपको एलिमिनेशन करना है। अब एलिमिनेशन किसका? ऑब्वियसली हलाइड्स का। देखें जरा कैसे। मान लीजिए कोई हलाइड मैं आपके सामने लिख देता हूं। अब इसके ऊपर एग्जाम में लिखा आ जाए अल्कोहलिक KOH। आपको ट्रिक दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। Cl जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन को आप मार्क कीजिए। पहला कार्बन है अल्फा, दूसरा इधर चले तो बीटा, इधर चले तो बीटा, और आगे चलोगे तो गामा। आपको बस एक काम करना है, अल्फा से Cl को हटाना है और बीटा से H को हटाना है। बस डी हाइड्रो हेलोजिनेशन भी कह सकते हैं। डी मतलब हटाना, हाइड्रो और हेलोजन को यहां से हटा दो, करेक्ट, और बॉन्ड डेवलप कर दो। जितने बीटा होंगे उतने एल्कीन्स बन सकते हैं। देखिएगा कैसे। CH3 CH, एक Cl यहां से और एक H यहां से हटा दूं तो Cl माइनस हटेगा तो यहां प्लस, H प्लस हटेगा तो माइनस, माइनस प्लस बॉन्ड बना लेंगे। या तो आप सीधा ध्यान रखो, अल्फा से Cl हटाओ, बीटा से H हटाओ और उन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड लगा दो। तो यहां से एक H तो हट गया, अब ये आ गया और ये आ गया। एक तो ये बन सकता है, अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड आ गया। ये देखिए, ये अल्फा था, ये बीटा था, इनके बीच में बॉन्ड आ गया। प्लस अल्फा बीटा इधर भी है तो इधर क्या बना सकते हो? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां से Cl और यहां से H हटा दोगे तो यहां बॉन्ड आ जाएगा। अब अगर एक से ज्यादा एल्कीन्स बनने की प्रोबेबिलिटी हो तो एक मेजर और एक माइनर होती है। वो एल्कीन जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो या जिसका डबल बॉन्ड सेंटर में हो, टर्मिनल पोजीशन पे ना हो, वो एल्कीन ज्यादा बनती है। यहाँ पे देखिए बीच में है, यहाँ पे टर्मिनल पोजीशन पर है। ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि इस पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये जो चीज होगी, ये वाली जो एल्कीन होगी, ये मेजर होगी और ये माइनर होगी। अगर आप दोनों लिख के आ रहे हैं एग्जाम में तो आपको मेजर माइनर बताना होगा। नहीं लिखा तो गलती हो सकती है। और अगर एक ही लिखनी है तो हमेशा मेजर को रिपोर्ट कीजिए। एक क्वेश्चन तो ये है, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी ज्यादा क्वेश्चंस तो आए नहीं है। ठीक है, यहां देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है, ये भी आ रहा है। ओके, राइट नाउ अब इसके ऊपर क्या कहा जा रहा है? इसके ऊपर भी वही चीज़ है, अल्कोहलिक KOH लिख दिया गया है इसमें और पूछा जा रहा है बताएं ज़रा प्रोडक्ट क्या होगा। तो हम एरो करके C2H5O माइनस K प्लस लिख देते हैं। आपको क्या काम करना है? Br जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो अल्फा, उसके नेक्स्ट वाला बीटा, नेक्स्ट वाला बीटा, नेक्स्ट वाला बीटा। तो यहाँ पे 3 बीटा है तो 3 एल्कीन्स बनने का चांस है। बना लीजिए, सेम बनती है तो उसको हम एक ही मान लेंगे। देखिए अब यहाँ पे इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये तो सेम ही रहने वाला है। अल्फा से Br हटा दो और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 2 H होंगे ही होंगे, यहाँ पे भी होंगे। तो Br से अल्फा से Br हटा दिया और यहाँ से H हटा दिया, तो अल्फा बीटा के बीच में क्या लगा देना है आपको? ये बॉन्ड लगा देना है। और इस पर एक CH3 जैसा था वैसा का वैसा है ही है। ओके, अब एक काम तो आपने ये किया, दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा भी सोचिए कि इस अल्फा से Br हटा दीजिए और यहाँ से बीटा से जो कि H होंगे ही होंगे, यहाँ पे भी H होगा, यहाँ पे भी H होगा, यहाँ हटा दीजिए तो दूसरे के अंदर ये यहाँ आ जाएगा। CH3 तो वहीं का वहीं है, यहाँ आ जाएगा। अब आपको नहीं लगता है तो सेम ही है, जिस कार्बन पर CH3 है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन पे CH3 है उसी पे डबल बॉन्ड है। और ये अलाइल लग रहा है या विनाइल लग रहा है? आई होप आपको अब तो समझ में आ गया होगा। ये जिस कार्बन से जुड़ रहा है डायरेक्टली डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है, मतलब कि ये विनाइल कंडीशंस हैं और ये दोनों अलग नहीं है, सेम ही है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिख लीजिए। लेकिन अभी एक चीज़ और बाकी है, अब हम उसको देख लेते हैं। अब जो चीज़ बाकी है वो कौन है? अब एक चीज़ ये रही कि यहाँ से अल्फा और ये रहा बीटा, तो हम बाकी चीज़ तो बना ही देते हैं। ओके, अब यहाँ से अल्फा से तो Br गया और बीटा से H गया, तो अल्फा और बीटा के बीच में बॉन्ड आएगा, तो ये बॉन्ड आ गया। क्योंकि एक H हटेगा तो का CH2 ही रह जाएगा और बीच में बॉन्ड आएगा, वैलेंसी जस्टिफाइड है। अब ये बन गया। अब आप मुझे बताइए, ये दोनों तो सेम ही है। अब एक ये है और एक ऊपर वाला एल्कीन है, कौन सा एल्कीन मेजर बनेगा? शायद देख के आपको नजर आ गया होगा, जो सब्स्टिट्यूटेड है। ये तो टर्मिनल पोजीशन पे आ गया, तो ये तो आएगा माइनर। और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन के इधर भी सब्स्टिट्यूशन है, इधर भी सब्स्टिट्यूशन है। इस कार्बन के एक तरफ तो कुछ भी नहीं है, जबकि इस डबल बॉन्ड में इधर भी सब्स्टिट्यूशन है और इधर भी सब्स्टिट्यूशन है। तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ बनी, ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो ये मेजर बनेगी। डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, और इसमें टर्मिनल पोजीशन पे आ रहा है तो ये माइनर बनेगा। अगर आप इतना भी ध्यान रख लेते हैं ना तो आपका काम हो जाएगा। कभी भी एलिमिनेशन हो तो आप जहाँ पे भी हेलोजन जुड़ रहा है उस कार्बन को अल्फा और आसपास वाले जो भी हैं नेक्स्ट नियरेस्ट उनको बीटा मान लीजिए, और फिर अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड लगा के वैलेंसी सेटिस्फाई करके देखिए, जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वही मेजर अमाउंट में बनेगा। तो इसके साथ हमारा फेज 1 जिसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन को हमें डिस्कस करना था वो पूरा हो जाता है। अब हम सेकंड फेज पे बात करेंगे और इसके अंदर हम कन्वर्जन्स पढ़ेंगे और इस चैप्टर में बची हुई रिएक्शंस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इस कन्वर्जन को हम 3 फेज में देखेंगे। तो केस फर्स्ट देखते हैं
केस फर्स्ट के अंदर मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ और इस चैप्टर में आने वाली रिएक्शंस को उसके साथ कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए CH3 CH2 CH3 एक एल्केन है, इसका ब्रोमिनेशन कर दिया जाए सनलाइट की प्रेजेंस में तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और सेकेंडरी हलाइड मतलब इस पोजीशन से H हट के Br आ जाएगा तो ये CH3 ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। अब इसके अंदर एल्कोहलिक KOH डाल दिया जाए तो अभी हम पढ़ कर आए हैं अल्फा और बीटा के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, एक ही ऑप्शन है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसके अंदर क्या किया जा सकता है, अब इसके अंदर दो बातें हैं। एक, अगर इसके ऊपर HBr का अटैक कर दिया जाए और कुछ भी ना बोला जाए तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से डबल बॉन्डेड स्पीशीज पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहां जाके जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम हो, तो यहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ Br आ जाएगा, बॉन्ड टूटेगा और ये CH3, तो ये चीज़ आपको मिल गई। और अगर आप आगे बढ़ते हैं और HBr का ही अटैक करते हैं लेकिन साथ में पेरोक्साइड लिख देते हैं तो फिर अब आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकता है। अब जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से मिलेगा और वो प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH2 Br, एक तरफ H और एक तरफ Br आकर जुड़ जाएगा, आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। इससे भी यदि हम आगे चलें तो इसके अंदर यदि अब एक्वस, अल्कोहलिक नहीं एक्वस KOH डाल दिया जाए तो एक्वस KOH सब्स्टिट्यूट कर देता है Br को और उसकी जगह OH आ जाता है। तो अब यहां जो आपको मिलने जाएगी चीज वो हो जाएगी CH3 CH2 अगेन CH2 और यहां पे आ जाएगा OH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एल्कोहल बना लिया आपने, एल्केन्स क्लास 11th, हलाइड्स क्लास 12th और एल्कोहल नेक्स्ट चैप्टर है, तो इंटरकनेक्शन मिल गया ना आपको चैप्टर्स में एल्कोहल। अब मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि एल्कोहल से मुझे ये बनाना है वापस, तो हम ये कैसे बना सकते हैं, आपको अच्छे से ध्यान होगा। अगर Cl होता, Cl लाना होता तो SOCl2 PCl5 PCl3, लेकिन अगर ब्रोमिनेशन करना हो या आयोडीन को लाकर जोड़ना हो तो फिर आप P4 प्लस Br2, याद होगा In-situ प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पे Br आकर जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन लाना होता तो I2 कर लेते और Cl लाना होता तो फिर SOCl2 PCl5 PCl3। तो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आपको। अब मैं कहूँ इस Br से मुझे यहाँ आना है तो क्या यहाँ आया जा सकता है, बिल्कुल आया जा सकता है। डबल बॉन्ड लाना है मतलब यहाँ पे क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। आप एलिमिनेशन कर दीजिए, क्या मिला दीजिए, एल्कोहलिक KOH। तो अल्फा पोजीशन से Br, बीटा पोजीशन से ये, और ये चीज़ आपको मिल सकती है। तो आई होप आपको ये वाली बात तो पूरी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में आने वाली कई सारी रिएक्शंस में इन सब का यूज़ होते देखेंगे आप, राइट। चलिए अब कुछ अप एंड डाउन्स के रिएक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि Br लिखा हुआ है, अब देखें यहाँ पे मान लीजिए ऐसा लिखा आ जाए, या डबल बॉन्ड वाले पे हम बात करते हैं, इस पे बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। यहां देखिए, इधर मान लीजिए यहां पे Br2 और CCl4 लिखा हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और सेम ही स्पीशीज के ऊपर भी Br2 लेकिन सनलाइट लिखा हो। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इन दो रिएक्शंस में। अब आप क्या करेंगे, जब भी Br2 और CCl4 लिखा रहे तो हमेशा डबल बॉन्ड हटाना है और दोनों C पे Br जोड़ देना है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखें। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी होता है क्योंकि ब्रोमीन कलरलेस हो जाता है क्योंकि रिएक्शन हो जाती है। आगे बात समझ में, तो 1,2 डायब्रोमोप्रोपेन बन जाता है। वहीं पे अगर सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो, सनलाइट हो तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, तो जो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल होता है वहां पर जाकर Br जुड़ता है। तो ऐसे केस में अलाइल ब्रोमाइड्स बनते हैं क्योंकि अलाइल फ्री रेडिकल बहुत स्टेबल होता है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे Br आके जुड़ेगा क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, जब यहाँ से क्या छटेगा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन आ जाता है, तो अलाइल फ्री रेडिकल बहुत स्टेबल होता है, इसीलिए इस केस में अलाइल ब्रोमाइड्स बनते हैं। तो ध्यान रखें, सनलाइट हो तो ये बनाना है और Br2 CCl4 के साथ हो तो फिर आपको दोनों पे एडिशन करना है। लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा यहाँ पे, अब मान लीजिए इस जगह पर एक्वस KOH लिख दें तो आप सीधा अल्कोहल बना देंगे, तो CH3 CH OH और CH3 बन जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे एक्वस KOH की जगह अल्कोहलिक KOH तो हमने देख ही लिया है, Na सोडियम और ड्राई ईथर लिख दिया जाए। तो ध्यान रहे हमेशा वुड्स रिएक्शन होती है और वुड्स रिएक्शन में बिल्कुल जहां Br है उसको छुपाइए और ऊपर वाला यूनिट वैसी की वैसी उस Br की जगह जोड़ दीजिए।
तो देखिए ये ऊपर वाली यूनिट तो ये है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में जस्ट डबल नंबर के कार्बन आ जाते हैं, तो यहां से Br हटाए तो यहीं पे सेम वही चीज रिपीट कर दीजिए, तो CH3 और CH3। तो ये देखिए आपकी वुड्स रिएक्शन भी पूरी होगी, करेक्ट। तो हम धीरे धीरे करके सब चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर में आने वाली हमने काफी रिएक्शंस को तो यहाँ पे देख लिया है। अब जैसे कि ये Br है, अगर मैं चाहूं तो एक रिएक्शन यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूं। अगर हम यहाँ पे एरो कर लिख देते हैं अल्कोहलिक KCN, है ना, पानी भी होता है उसके अंदर, अल्कोहलिक कंडीशंस लेते हैं जैसे मिक्स हो जाए, तो Br हटकर क्या आ जाएगा, CN आ जाता है, तो साइनाइड बन जाता है। तो अल्कोहलिक KCN जब भी होता है तो Br हटकर CN आ जाता है, एल्केन नाइट्राइल्स बन जाते हैं। तो ये पहला कन्वर्जन था, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ देख सकते हैं आप, फाइन। तो यहाँ पूरा ध्यान रखिए, इसमें हमने चैप्टर की काफी सारी रिएक्शंस को कंप्लीट किया है, कवर किया है, और कई सारे जो पिछले साल में कन्वर्जन्स आए हैं उनको भी हमने इसमें कवर कर लिया है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ये हमारा केस 1 था। केस 2 देख लीजिए। केस 2 मैं अलग से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी फेमस रिएक्शंस हैं और बोर्ड्स में काफी बार पूछी गई हैं। मैं जैसे जैसे लिखूंगा आप समझ जाएंगे। देखें, CH3 CH2 Cl ही लिख लेते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है अल्कोहलिक KCN जो कि मैंने ऊपर बताया, और एक क्वेश्चन आता है AgCN, है ना, इसका प्रोडक्ट पहचानिए। एक क्वेश्चन आता है KNO2 और एक क्वेश्चन आता है AgNO2, इसके प्रोडक्ट पहचानिए। ये बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब इसको पूरा कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है एक्वस KOH और एक क्वेश्चन आता है एल्कोहलिक KOH, है ना। ये बात वैसे हम देख चुके हैं, बट हाँ यहाँ पे इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं तो कंपेयर कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा, ओके नाउ। अब यहाँ देखें, अब इनके प्रोडक्ट्स आपको पहचानने हैं। जब भी AgCN आ जाए तो ध्यान रहे प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपको मिलेगा CH3 CH2 Cl हटता है, और कोवलेंट कंपाउंड है। केमिस्ट्री सारी आपको मैं फिर कर रहा हूँ, यूट्यूब वीडियोस जाके आप देख लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगी सारी चीज़। बस ध्यान रखें AgCN जब भी होता है तो आइसोसाइनाइड बनते हैं, KCN जब भी होगा तो साइनाइड बनेगा। ध्यान रखें, मेजर अमाउंट लिख रहे हैं, माइनर दोनों बनते हैं। यहाँ पे साइनाइड माइनर होता है, यहाँ पे आइसोसाइनाइड माइनर होता है, पर मेजर रिपोर्ट किया है मैंने। जब भी KNO2 हो तो CH3 CH2, ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें O से लिंक बनता है, तो आप ऐसे लिखेंगे ONO, करेक्ट। और जब AgNO2 होता है तो लिंक N से बनेगा, तो CH3 CH2 NO2। इसे आप क्या बोल सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं इथाइल नाइट्राइट, ओके। इसे आप क्या बोल सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं नाइट्रोइथेन। ये नाम मैंने बोल ही दिए, ये है इथाइल आइसोसाइनाइड और ऊपर वाला इथाइल साइनाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एल्किल ग्रुप बदला जा सकता है। एक्वस है तो एक्वस में आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन, OH आ जाएगा, अल्कोहल बन जाएगी। और अल्कोहलिक है तो बस आपको तो एलिमिनेशन ध्यान रखना है। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन तो सिलेबस में ही नहीं है, ओके। तो ये सेकंड फेज भी हमारा पूरा हो जाता है, सेकंड केस पूरा हो जाता है हमारा। चलिए अब हम आते हैं थर्ड केस पे, लास्ट केस है इस रिवीजन का। देखिए, इसके अंदर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पे बात करते हैं, तो हम बात करते हैं केस 3 पर, ओके। तो देखें, सबसे पहले हम एक एरोमेटिक कंपाउंड लिख लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में आप बेंजीन, जब बेंजीन का क्लोरीनेशन कर दिया जाए, ध्यान रखें सनलाइट में नहीं होता कभी भी, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो इस रिंग के ऊपर Cl आकर जुड़ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन गया। ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया अराइल हैलाइड्स। अब इसकी कुछ रिएक्शन है और ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लोरोबेंजीन जो होता है वो बहुत कम एक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स, ड्यू टू इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट। लेकिन रिएक्शन हो जाती है ड्रास्टिक कंडीशंस में। अब इसकी 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं जो मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल ईजी है, आप ध्यान रखेंगे। अगर यहां पे Cl2 और एनहाइड्रस AlCl3 लिखा हो तो आप क्या करेंगे, तो आप इस Cl की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एक और Cl लगा देंगे, यानी कि यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो Cl बनता है। और क्योंकि Cl के ऊपर लोन पेयर है, जिस भी आइटम के ऊपर लोन पेयर होता है और जो रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। और मैक्सिमम केसेस में पैरा मेजर अमाउंट में बनते हैं अनटिल अनलेस
ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो रही हो तब तक। तो अभी आप उसको छोड़ दीजिए। अभी तो बस आप इतना सा ध्यान रखिए कि इस केस में आपको ऑर्थो एंड पैरा को रिपोर्ट करना हो, दोनों बनाना चाहे तो बना लीजिए। कन्वर्जन में अगर पूछा जाए ऑर्थो तो ऑर्थो को रिपोर्ट कीजिए, नहीं तो अगर एक बताना हो तो मेजर ये बताएंगे। तो इस केस में क्लोरिनेशन हो जाता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होने की वजह से पैरा पोजीशन मेजर अमाउंट में बनता है और Cl इस पे आके जुड़ जाता है। सिमिलरली अगर कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा आ जाए तो आपको सेम यही बनाना है, सेम Cl ऊपर ही आएगा और NO2 को आप इस पोजीशन पे लाके जोड़ देंगे। इसे कहते हैं नाइट्रेशन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो NO2 प्लस बनता है। इसके बाद यदि हम बात करें सल्फोनेशन की तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दीजिए, राइट। हीट करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे Cl तो रहेगा ही रहेगा और उसकी पैरा पोजीशन पर कौन सा ग्रुप आकर जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन पर ग्रुप आकर जुड़ जाएगा SO3H। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है वो SO3H पॉजिटिव बनता है, ये सल्फोनेशन कहलाता है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन की, FCR फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसके अंदर हम अल्काइलेशन करा सकते हैं CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो बस आपको ध्यान रखना है CH3Cl जब हो या कोई भी एल्किल ग्रुप हो तो जो एल्किल ग्रुप है वो इसकी किस पोजीशन पे जाके जुड़ जाता है, पैरा पोजीशन पे। तो इसे हम अल्काइलेशन कहते हैं, एल्किल ग्रुप आकर जुड़ गया। सिमिलरली यदि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट ये अल्काइलेशन है, ये फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन है तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन ही है। यहां पे यदि रिएक्शन CH3COCl के साथ हो, साथ में एनहाइड्रस AlCl3 लिखा हो, तो यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो CH3CO बनता है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि इस बेंजीन रिंग की, जहां पे Cl तो है ही ऑलरेडी, पैरा पोजीशन पे COCH3 ग्रुप ले जाके जोड़ देना है। बहुत फेमस कंपाउंड है, ये एसीटोफिनोन होता है और इसकी 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे Cl है, तो ये कहलाता है 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। ये क्वेश्चन आ चुका है। 2 क्लोरो एसीटोफिनोन भी बना सकते थे हम, माइनर अमाउंट में बनता, ये ग्रुप यहाँ पे भी जोड़ा जा सकता था, लेकिन 4 वाला मेजर बनता है। तो अभी हमने आपके सामने क्या किया, अभी हमने आपके सामने क्लोरिनेशन किया, इलेक्ट्रोफाइल Cl+, नाइट्रेशन किया, इलेक्ट्रोफाइल NO2+, सल्फोनेशन किया, इलेक्ट्रोफाइल SO3H+, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन किया, इलेक्ट्रोफाइल CH3+, जो कि यहाँ आके जुड़ गया। फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन किया, इसे आप एसिटाइलेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि 2 कार्बन है तो एसिटाइल भी बोल सकते हैं। तो फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन में CH3COCl से रिएक्शन करी, यहाँ पे जो H होता है वो Cl के साथ बाहर निकल जाता है और ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रोफाइल बनाता है CH3CO+, वो यहाँ आके जुड़ गया, ये आपके प्रोडक्ट्स तैयार हो गए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है जो कि एग्जाम में आ चुका है, इसलिए हम उसे कर लेते हैं। वो क्वेश्चन है, यदि इसके अंदर सोडियम और ड्राई ईथर लिखा हो तो क्या होगा। तो आप समझ गए होंगे, फिटिक रिएक्शन हो जाएगी। वुड्स रिएक्शन जैसी फिटिक रिएक्शन होती है, जो Cl है उसे आप छुपा लीजिए और ऐसी रिंग उसकी जगह पे लाके जोड़ दीजिए। तो यहां पे जो चीज बनने जा रही है वो चीज बनेगी, रिंग Cl था वो Cl हट जाएगा और वापस क्या चीज आके जुड़ जाएगी, रिंग आके जुड़ जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बाइफिनाइल कहते हैं। ओके, तो इसके साथ आपके थर्ड फेज के कन्वर्जन्स भी पूरे हो जाते हैं। और अब मान के चलिए 2008 से लेकर 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस अब आप देखेंगे वो सब आपको जाने पहचाने लगेंगे और इनको पढ़ने के बाद अगर आप उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से उनको अटैम्प्ट कर पाएंगे। बस एक चीज जो आपको अपने लेवल पे तैयार करनी है वो है IUPAC नेम्स। बहुत जनरल IUPAC है, नॉमेनक्लेचर है, वो आप थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने क्लास 12 की भी ऑर्गेनिक पूरी पढ़ ली है, तो जनरल IUPAC जो होता है वो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। अगर वो आपको अच्छे से आता है उसके बाद आप ये अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाएंगे। ओके गाइस, सो इस वीडियो में तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। दिस इज डॉक्टर राजकिरण चौहान साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।